हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों साइंस का यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक 2014 का। ठीक है, इनसे पहले हम लोगों ने दोस्तों 2011 से 2013 तक का क्वेश्चंस बैंक कर रखा था। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इस चैनल की ओर से जितने भी सब्जेक्ट है सभी का क्वेश्चंस बैंक लास्ट 10 ईयर्स का दोस्तों 2011 से लेकर ठीक है 2022 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी सब्जेक्ट का क्लास 10th वालों के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, जिसके मदद से दोस्तों आप लोग 90% से एबव मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइंस का 2014 का एनुअल एग्जाम्स का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न उत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, और आप लोग पता भी चल जाएगा आप लोग कितना जानते हो, कितना तैयारी आप लोगों का है, टेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हम लोग जैसी न्यू वीडियो जो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और वीडियो को दोस्तों हर जगह शेयर जरूर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, starkstudy.com। जो चैनल आप लोग देख रहे हैं उसी चैनल के नाम से starkstudy.com वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। ठीक है ना, कोई एक विकल्प सही होगा यहाँ पे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है। कहा गया कि पहला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नरम लोहा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने पर दृष्टि धारा होती है, मतलब कितने वोल्ट पर कौन सा धारा होती है दोस्तों। तो पता ही होगा सभी को कि हमारे घरों में जो भी विद्युत आती है दोस्तों, जैसे बल्ब जलता है विद्युत घरों में, ठीक है ना, टीवी देखते हो, फैन चलता है, एसी चलता है, तो ये कितने वोल्ट पर कौन सी धारा आती है। तो देखिए, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों 220 वोल्ट, ठीक है ना, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न था कि देखो हमारे जो मानव शरीर के मानव आँख जो होता है दोस्तों, है ना, ह्यूमन आई, मानव आँख, जिसमें आप लोग देख सकते हो ना, कोई किसी वस्तु को देखते हैं आँख के सहारे, है ना, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आँख में बनता है। जिस भाग पर वो बनता है ना, उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। कहीं कहीं आप लोग को इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। तो कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों, अगर रेटिना रहेगा तो रेटिना, अगर दृष्टि पटल रहेगा तो दृष्टि पटल लगाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट। फोर्थ नंबर है कि एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है ना, न्यूनतम दूरी में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दूरी, सिर्फ दूरी। कन्फ्यूजन होता है दोस्तों बहुत सारे छात्रों में, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लगा देगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। जब भी एक स्वस्थ आँख के न्यूनतम दूरी पूछा जाए, न्यूनतम, तब होगा आपका ए, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूरी पूछा जाए तब आपका क्या होगा? अनंत होगा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं बताओ, आकाश को देखते हैं तो आकाश दिखाई देता है, सूर्य को देखते हैं सूर्य दिखाई देता है, तो हम लोग अनंत चीज़ देख सकते हैं। मतलब एक स्वस्थ आँख के जो दूरी बिंदु होता है वो अनंत तक होता है, जिसका हम लोग अंदाजा या फिर माप नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारा कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो सही उत्तर 5 का क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा या फिर सूर्य। तो इस चारों ऑप्शंस में से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है दोस्तों, इसमें से कोई भी नहीं। जीवाश्म ईंधन इसमें से निकलेगा न चंद्रमा से निकलेगा, न सूर्य से निकलेगा, न नाभिकीय संलयन से निकलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था
वो किए थे फैराडे। इसको हम लोग फैराडे लॉ भी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, ठीक है ना, जिसके मदद से जनित्र डायनेमो कार्य करता है। अगला है 7 नंबर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में जो होता है निकट वस्तु को साफ नहीं देखता है ना दोस्तों, तो वो हो गया आपका दूरदृष्टि दोष। क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और निकट की वस्तु में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला है हमारा, कहा गया है कि समीकरण CaCO3 हीट जा रहा है दोस्तों, CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है। देखिए क्या हुआ, देखिए ये कंपाउंड था, 2 भागों में टूटा ना, प्रथम और द्वितीय भाग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? वियोजन। संयोजन तो नहीं हो रहा है, जब इससे इस ये बनता तब संयोजन होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वियोजन, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। जब भी कोई बड़ा कंपाउंड 2 भागों में टूटेगा या फिर 3 भागों में, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला हम लोग कि साग सब्जी क्या है दोस्तों, कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना दोस्तों किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यही पूछा गया है। तो सही उत्तर न का क्या हो जाएगा आपका? ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए विजातीय यौगिक की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। क्षारक विलयन तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे, एक होगा 7 से प्लस और 3 होगा 7 से माइनस, या फिर 7 से प्लस 3 होगा 7 से माइनस 1 होगा। समझ में आ रही ना? अगर 7 से कम हुआ ज़्यादा 3 ऑप्शंस में और 7 से 1, देखो क्षारक और अम्ल पहचानने का नियम है, अम्ल जो होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, ठीक है ना, 7 माइनस में होता है, और क्षार जो होता है वो 7 प्लस में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 7 से प्लस। तो देखो क्षारक विलयन पूछा गया तो 7 से ज़्यादा कौन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी 13। अगर अम्ल पूछा जाता तो अम्ल पूछा जाता ना, तो 2, 6, 7 में से कोई एक रहता, ठीक है ना मतलब 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं, 7 तो उदासीन हो जाता है, न क्षार न अम्ल रहता है। इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को कई सारे बता रखे हैं। अगला प्रश्न कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो उसका नाम है दोस्तों ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। अधातु की अगर बात करें दोस्तों तो क्या है? ब्रोमीन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, और धातु भी है दोस्तों जो पारा है, अधातु ब्रोमीन की Hg और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो जब देखो Sn, ठीक है, और ये प्लस सीसा जो बनता है दोस्तों Pb, ठीक है ना, तब कौन सा मिश्र धातु बनता है सीसा और टीन में, ठीक है। Pb और Sn को अगर मिलाते हैं तो कौन सा बनता है? तो वो बनता है सोल्डर। क्या बनता है दोस्तों? सोल्डर, याद रखिएगा, मिश्र धातु का नाम है। अगला है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अपबंध पाए जाते हैं, मतलब कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोस्तों कितने बॉन्ड पाए? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। अगला है हमारा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा? पौधों में, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। अगला है हमारा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, और हर एक वर्ष एग्जाम में पूछे थे। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली कहलाता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन।
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है दोस्तों, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या फिर बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है दोस्तों? उसका नाम है पॉलीथीन गैस। क्या है? पॉलीथीन गैस। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, 20 प्रश्न किए हैं VVF टाइप के, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों। 2015 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे साइंस का, ठीक है ना, हम लोग अभी साइंस का कर रहे हैं, उसके बाद सभी सब्जेक्ट मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस डेली मैं आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए।